एपिसोड 2 की शुरुआत फ्लैशबैक के साथ होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैक टाइगर अपनी टीम के साथ कई दिनों से सोहो पर नजर रख रहे थे। और जब उन्हें इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि सोहो ही वो नॉर्थ कोरियन स्पाई है, वो अपनी टीम से कहकर डिसाइड करते हैं कि वो आज रात ही सारे नॉर्थ कोरियन स्पाइस को पकड़ लेंगे। सोहो को किसी तरीके से ब्लैक टाइगर के प्लान के बारे में पता चल गया था और वो सोहो ने प्रोफेसर की कार के टायर पंचर करवाए थे ताकि प्रोफेसर उसकी कार में बैठ जाए, और फिर सोहो ने उन्हें किडनैप कर लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक सीन में सोहो प्रोफेसर को गन दिखा रहा था और प्रोफेसर की भी पसीने छूट रहे थे। सोहो अपने साथी और प्रोफेसर के साथ भाग ही रहा था कि तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण प्रोफेसर और सोहो का एक साथी बेहोश हो जाते हैं, पर सोहो का दूसरा साथी जो कि अब भी जिंदा था, सोहो उससे कहता है कि उसे वक्त रहते भाग जाना चाहिए। अपने साथी को भगाने के बाद सोहो भी वहाँ से भाग जाता है, पर भागते वक्त बदकिस्मती से उसके पेट में गोली लग जाती है। सोहो जैसे तैसे योंगरो के रूम में पहुंचता है और योंगरो से जख्मी हालत में देखकर ये समझ लेती है कि सोहो एक प्रोटेस्टर है। अब योंगरो को ऐसा क्यों लगा, ये जानने के लिए हमें कोरियन हिस्ट्री को थोड़ा जानना होगा। दरअसल सन 1987 में कई कॉलेज स्टूडेंट प्रोटेस्ट किया करते थे क्योंकि साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, और सन 1987 से पहले जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता था वो मिलिट्री बेसिस पर था, और इसमें कोरिया की आम जनता की मंजूरी मायने भी नहीं रखती थी। अब गवर्नमेंट ही प्रोटेस्ट रुकवाने के लिए जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते थे उन्हें ये कहकर जेल में डलवा देती थी कि ये नॉर्थ कोरियन स्पाई है। पिछले एपिसोड में भी जैसे हमने देखा था कि योंगरो के भाई को भी ऐसे ही किसी प्रोटेस्ट के चक्कर में अरेस्ट कर लिया था और अब वो मिलिट्री में है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि योंगरो को इसी वजह से लग रहा था कि सोहो भी एक कॉलेज स्टूडेंट है और पुलिस उससे नॉर्थ कोरियन स्पाई बोलकर अरेस्ट करना चाहती है, जबकि योंगरो जो सोच रही थी सच्चाई उससे बहुत ही अलग थी। गेटिंग बैक टू द सीन, योंगरो सोहो का खून साफ करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब ब्लैक टाइगर और उनके आदमी हॉस्टल में जबरदस्ती घुस जाते हैं तो वार्डन सभी रूम्स में अनाउंस करती है कि हमारे हॉस्टल में सभी घुसपैठिए आ चुके हैं। वार्डन सभी लड़कियों को माइक के जरिए ये भी बताती है कि सब लोग अपनी रूम्स का दरवाजा बंद कर दे और जो भी अपने रूम का दरवाजा खोलेगा उसे वार्डन से सख्त सजा मिलेगी। ये बात जानती पूरे हॉस्टल में भगदौड़ मच जाती है और सभी लड़की अपने रूम्स में पहुंचकर अपना दरवाजा लगा लेती है। योंगरो के रूममेट्स भी कमरे में आ जाते हैं और वो लोग इस बात से बहुत हैरान होते हैं कि एक अनजान आदमी उनके रूम में घायल पड़ा हुआ था। रूममेट्स योंगरो से पूछती भी कि आदमी कौन है, तो योंगरो ने बताती है कि ये वही लड़का है जिन्हें वो डेट पर मिले थे और पुलिस इसे इसलिए चेस कर रही होंगी क्योंकि ये बेचारा प्रोटेस्ट कर रहा होगा। सारी सच्चाई जानने के बाद हायरोंग तो अपने सभी रूममेट से कह भी देती है कि उन्हें इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पर बाकी सभी रूममेट्स हायरोंग के इस फैसले के खिलाफ थी और वो सभी लोग सोहो की जान बचाना चाहती थी। हाना बंदूक की नोक पर वार्डन से कहती भी कि उसे सभी लड़कियों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो अपने रूम्स के दरवाजे खोल दे, पर वार्डन उनकी बंदूक से नहीं डरती और वो ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शंस लड़कियों को नहीं देती है। हाना को वार्डन की इस हरकत पर इतना गुस्सा होता है कि वो उसे मारने वाली होती है, पर तभी ब्लैक टाइगर आकर हाना से कहता है कि सिर्फ 30 मिनट लगेगा उन्हें ऑफिशियल से परमिशन लेने के लिए। ब्लैक टाइगर वार्डन से ये भी कहते हैं कि अगर वो नॉर्थ कोरियन स्पाई होसो हॉस्टल में पकड़ा गया तो उस स्पाई के साथ साथ वार्डन भी अरेस्ट होंगी। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट ब्लैक टाइगर की पूरी मदद कर रही थी जिससे कि वो नॉर्थ कोरियन स्पाई को पकड़ सके। योंगरो के रूम में सोहो को होश आ जाता है और योंगरो से बताती है कि वो दोनों ब्लाइंड डेट पर मिले थे। सोहो जैसे ही अपना होश संभालता है वो कमरे से बाहर जाने की जिद करने लगता है, पर विंडो से बाहर झांकने पर सोहो को पता चलता है कि पुलिस के आदमी बाहर चौकीदारी कर रहे हैं। नीचे ब्लैक टाइगर सोहो का ब्लड देख लेता है और उसे इस बात का अंदेशा हो जाता है कि सोहो किस रूम में छुपा होगा। सोहो की हालत देख सभी रूममेट्स डिसाइड करते हैं कि वो सभी सोहो की बाहर निकलने में मदद करेंगे, पर अब सवाल ये था कि वो सोहो को पुलिस की नजरों से कैसे बचाएंगे। सब लोग इस बारे में सोच रहे थे कि तभी योंगरो उनसे कहती कि उसके पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ हम वार्डन का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर एक आदमी जख्मी हालत में वार्डन को डैम में धक्का देना चाहता था। वार्डन को जैसी अपने पुराने समय की याद आती है वो डर से सहम जाती है और इस सीन से हमें पता चलता है कि वार्डन के साथ भी पास्ट में कुछ बहुत गलत हुआ है। हैना वार्डन के पास आकर सर्च वारंट सबमिट कर देती है और ब्लैक टाइगर, हैना और उनका एक साथी सभी रूम्स की छानबीन करने लगते हैं। जैसे ही वो लोग योंगरो के रूम में पहुंचते हैं, रूम में हायरियोंग के अलावा और कोई भी नहीं होता। पूरी रूम की छानबीन करने पर भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता, पर वार्डन योंगरो के रूम में खून के धब्बे देख लेती है। पुलिस हायरियोंग से पूछती भी कि तुम्हारी बाकी रूममेट्स कहाँ पर है, तो हायरियोंग बताती है कि वो सभी अनाउंसमेंट होने से पहले नहाने गई थी।
हाईरियोंग की इस बात को कवर अप करते हुए वार्डन भी कहती है कि वो लोग बाथरूम से इसलिए बाहर नहीं आए क्योंकि बाथरूम में कोई भी स्पीकर्स नहीं है और इसी वजह से उन्होंने मेरी अनाउंसमेंट नहीं सुनी होंगी। दूसरी तरफ बाथरूम में योंगरो और उसके रूममेट्स मिलकर सोहो को बाथरूम के बेंच के अंदर छुपा देते हैं और उसी बेंच पर अपने कपड़े उतार कर बैठ जाते हैं। अब क्योंकि ये गर्ल्स बाथरूम था, सिर्फ हैना ही चेकिंग के लिए आती है और हैना की परछाई देख तीनों रूममेट्स गाना गाने लगती ताकि पुलिस को शक ना हो। अब रूम की छानबीन करने के लिए हैना स्टीम रूम के अंदर आ जाती है और उसे देख तीनों लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हैना उन तीनों से पूछताछ भी करती कि क्या उन्होंने किसी अनजान आदमी को यहाँ पर देखा है। वो तीनों जैसी मना करती है, योंगरो और उसकी रूममेट नोटिस करती है कि बेंच के अंदर से खून निकल रहा है। अब खून देखकर रूममेट घबरा जाती है और वो रोने लगती है। सिचुएशन को संभालने के लिए योंगरो उसी खून पर खड़ी हो जाती है और हैना से कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। हैना भी योंगरो की बात मानकर वहाँ से चली जाती है और बाथरूम से बाहर निकलकर ब्लैक टाइगर को बताती है कि पूरे बाथरूम में 3 लड़कियों के अलावा और कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते कि पुलिस ने सोहो के साथी को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ जब चांगसू को पता चलता है कि एक नॉर्थ कोरियन स्पाई पकड़ा गया, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। नामतेल को भी जब इस खबर के बारे में पता चलता है तो वो चांगसू से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके ब्लैक टाइगर को रोकना होगा ताकि वो सोहो को ना पकड़ सके, क्योंकि अगर सोहो पकड़ा गया तो हमारे रिलेशन नॉर्थ कोरिया के साथ खराब हो जाएंगे और इससे हमारी डील पर भी असर पड़ सकता है। इस सीन से हमें साफ साफ पता चलता है कि नामतेल और चांगसू ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक सौदा किया था और वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि नॉर्थ कोरियन स्पाइस पकड़े जाए। अब इस डील के पीछे इन्हीं का फायदा था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि अगले इलेक्शंस जो कि 3 हफ्ते बाद ही थे उनमें कोई भी दिक्कत ना आए और इन्हीं की पार्टी से प्रेसिडेंट इलेक्ट हो। चांगसू सीक्रेट एजेंसी के हेड को ऑर्डर दे देता है कि वो सोहो की खोज बंद कर दे। अगले दिन ब्लैक टाइगर को जब अपने सीनियर से नॉर्थ कोरियन स्पाई की छानबीन बंद करने का ऑर्डर मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हैना भी ब्लैक टाइगर को बताती कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि नॉर्थ कोरियन स्पाई वाली खबर को दबा सके ताकि इलेक्शंस पर कोई भी असर ना हो। इस खबर से गुस्सा होकर ब्लैक टाइगर और हैना सोहो के साथीदार को इंटेरोगेट करने जाते हैं, पर वो साथी जवाब देने से पहले जहर खा लेता है और चंद सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ योंगरो और उसके फ्रेंड्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सोहो को हॉस्टल के 4th फ्लोर पर छुपाएंगे। एक रूममेट वहां पर जाने से साफ इनकार कर देती क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी का ये मानना था कि इस यूनिवर्सिटी के हॉल डायरेक्टर ने 4th फ्लोर पे जाकर सुसाइड की थी और तब से सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि 4th फ्लोर हॉन्टेड है। योंगरो और उसकी रूममेट एक बार मस्ती करने के लिए 4th फ्लोर पर गई भी थी, पर उन दोनों ने भी वहां पर एक लड़की का भूत देखा था। योंगरो की रूममेट सोहो को उस रूम में छुपाने से मना कर देती है, पर योंगरो उससे कहती है कि हमारे पास सोहो को छुपाने के लिए और कोई जगह नहीं है। सभी रूममेट्स योंगरो की बात मान जाते हैं, पर 4th फ्लोर को खुलवाने के लिए उन सभी को चाबियों की जरूरत पड़ेगी और वो चाबी सिर्फ और सिर्फ वॉचमैन के पास थी। अब वॉचमैन को मनाने के लिए योंगरो उनके पास जाती है और उन्हें बताती है कि एक स्टूडेंट हमारे हॉस्टल में फंसा हुआ है और पुलिस वाले उस बेचारे स्टूडेंट को नॉर्थ कोरियन स्पाई बताकर अरेस्ट करने वाले हैं। वॉचमैन को सोहो से हमदर्दी होने लगती है और वो उसे 4th फ्लोर पर छुपाने के लिए मान जाता है। वॉचमैन, योंगरो और उनकी एक रूममेट मिलकर सोहो को सभी मुसीबतों का सामना कर 4th फ्लोर पर सेफली पहुंचा देते हैं। वॉचमैन सोहो को बताता है कि इस फ्लोर के नीचे लाइब्रेरी है और इस हॉस्टल की स्टूडेंट हेड देर रात तक उस लाइब्रेरी में पढ़ती रहती है। वॉचमैन सोहो को ये भी बताता है कि अगर तुम रात के समय इस रूम में जोर जोर से चलोगे तो लाइब्रेरी में भी आवाज होगी। सोहो वॉचमैन की बात मान लेता है और फिर योंगरो सोहो के घाव पर मलहम लगाती है। योंगरो सोहो के गले में एक पेंडेंट नोटिस करती है, पर वो उससे उस पेंडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पूछती। अगले दिन योंगरो स्पेशली सोहो के लिए 2 बार ब्रेकफास्ट कलेक्ट करने जाती है और दूसरी बार जाने की वजह से उस बेचारी को मेस वाली आंटी से डांट भी पड़ती है। अब इतने सारे ब्रेकफास्ट के साथ योंगरो अपनी स्नैक्स भी सोहो के लिए पैक कर लेती है और सोहो के लिए हाईरियोंग की केटल भी चुरा लेती है। अब इतना सारा सामान लेकर योंगरो सोहो के पास जाती है और उससे कहती कि हमें एक कोड वर्ड डिसाइड कर लेना चाहिए जिससे कि तुम्हें हमेशा पता रहे कि दरवाजे पर मैं ही हूँ। 똑똑 똑똑똑 이렇게 2번, 3번 두드리면 은영로구나। ब्रेकफास्ट करते वक्त सोहो योंगरो से कुछ बैटरीज की फरमाइश करता है। योंगरो से पूछती भी कि तुम्हें बैटरीज क्यों चाहिए, तो सोहो बताता है कि यहाँ पर अकेले रहकर वो बोर हो जाता है, तो अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो रेडियो सुनना चाहता है। योंगरो सोहो से कहती कि वो जल्दी उसके लिए बैटरीज ले आएंगी, पर सोहो अपना खाना छोड़कर न्यूज़पेपर की फरमाइश करने लगता है।
अब इतनी फरमाइशें सुन योंगरो भी इरिटेट हो जाती है और वो सोहो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके 2 बार खाना लेकर आई हूँ और तुम हो कि तुम्हें खाने की कुछ पड़ी ही नहीं है। अब योंगरो की डांट सुनने के बाद सोहो चुपचाप से खाना खाने लगता है। दरअसल सोहो को बैटरीज इसीलिए चाहिए थी ताकि वो अपनी नॉर्थ कोरियन आर्मी से कनेक्ट कर सके, वो भी रेडियो के थ्रू। और सोहो ने योंगरो से हॉस्टल का ब्लूप्रिंट भी इसीलिए मांगा था ताकि वो वक्त रहते यहाँ से भाग सके। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद योंगरो और सोहो बहुत सारी बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि योंगरो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती है। जल्दी योंगरो सोहो को बैटरीज लाकर दे देती है और वो रेडियो के जरिए किसी नॉर्थ कोरियन स्टेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि नामतेल का अफेयर एक डॉक्टर के साथ चल रहा था। नामतेल चाइना जाने से पहले उस डॉक्टर से मिलने आता है, पर डॉक्टर नामतेल को एक रिंग देते हुए कहती है कि आज तुम्हारी वाइफ का बर्थडे है तो एयरपोर्ट जाने से पहले अपने घर चले जाना और अपनी वाइफ को यही रिंग दे देना। नामतेल अपनी गर्लफ्रेंड के इस जेस्चर से बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट योंगरो को बताती है कि पुलिस ऑफिसर ने उसे अपना कार्ड दिया है और उससे ये भी कहा है कि जैसे ही उसे कुछ भी सस्पिशियस दिखे तो वो उन्हें कांटेक्ट करे और अगर रिसेप्शनिस्ट की इन्फॉर्मेशन सही निकली तो उसे मोटी रकम मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट योंगरो को ये भी बताती कि अगर उसे इतनी बड़ी रकम मिली तो वो बर्लिन जाना चाहेंगी। योंगरो उससे पूछती भी कि तुम अचानक से बर्लिन क्यों जाना चाहती हो, तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो जिस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी यानी कि सोहो के साथ, वो उससे दोबारा मिलना चाहती है और वो जानती है कि वो बर्लिन ग्रेजुएट है तो हो सकता है कि वो इस समय भी बर्लिन में ही हो। रिसेप्शनिस्ट को इतनी एक्साइटेड देख योंगरो से घूरने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ब्लाइंड डेट के समय सोहो जैसे ही रिसेप्शनिस्ट के साथ कैफे से बाहर आया था उसने रिसेप्शनिस्ट से कह दिया था कि वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकता। इतना कहकर सोहो वहाँ से चला गया था और रिसेप्शनिस्ट को इस बात का बहुत बुरा लगा था। उसी रात योंगरो सोहो से मिलने जाती है और उसकी बैंडेजेस चेंज करते वक्त वो उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली को बहुत चिंता होती होगी। सोहो भी योंगरो की बातों में हामी भरता है। बातों ही बातों में योंगरो सोहो से पूछती कि तुम तो बहुत पॉपुलर होंगे ना, तो तुम्हें ये नेकलेस भी किसी लड़की से ही मिला होगा। सोहो भी उस नेकलेस को टच करते हुए हाँ में जवाब देता है। योंगरो को इस बात से जलन होने लगती है और वो वहाँ से जल्दी चली जाती है। बेचारी सोहो को भी समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से उसने ऐसा क्या बोल दिया कि योंगरो ऐसे चली गई। अगली सुबह योंगरो को सोहो पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे ब्रेकफास्ट देने भी नहीं चाहती, पर योंगरो की रूममेट उसे जगा कर कहती है कि तुमने नया लंच बॉक्स इसीलिए खरीदा था ना ताकि तुम उस लड़की को खाना दे सको। अपनी रूममेट की ये बात सुन योंगरो सोहो के लिए खाना ले जाती है, पर उसे ब्रेकफास्ट देखकर दरवाजे से ही लौट जाती, ये कहते हुए कि आज उसे बहुत सारा काम है। सोहो जब दरवाजा बंद करके अपनी जगह पर वापस लौटने लगता है तो नीचे बैठे लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को उसके चलने की आवाज आने लगती है। स्टूडेंट हेड आवाज को गौर से सुनने के लिए चेयर पर चढ़ती भी है, पर तभी सोहो ऊपर एक चेयर पर बैठ जाता है और वो चेयर टूट जाती है। अब कुछ गिरने की आवाज सुन पूरी लाइब्रेरी में भगदौड़ मच जाती है और बेचारी हेड स्टूडेंट की तो नाक ही फूट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते कि यूनिवर्सिटी के बाहर अब भी पुलिस के आदमी पहरा दे रहे थे और इन सभी पुलिस वालों पर एक आदमी छुपकर नजर रख रहा था। अब ये आदमी कौन है तो हमें सीरीज में आगे ही पता चलेगा। थोड़ी देर बाद योंगरो का भाई उससे मिलने आता है। अपने भाई को देख योंगरो की खुशी फूले नहीं समाती और वो उससे मिलकर पूछती भी कि तुम्हें छुट्टी कैसे मिली, तो योंगरो का भाई बताता है कि मैंने बस तुमसे मिलने के लिए ही छुट्टी ली है। उन दोनों की आवाज सुन सोहो विंडो के पास आता है और योंगरो को अपने भाई से मिलते देख उसे भी अपनी छोटी बहन की याद आने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते कि जो पेंडेंट सोहो ने पहना था वो उसे उसकी छोटी बहन ने ही दिया था। उसी रात योंगरो जब सोहो की बैंडेजेस चेंज करने आती है तो सोहो उसे बताता है कि वो इस पूरी दुनिया में अपनी छोटी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता है और ये पेंडेंट भी उसे उसकी छोटी बहन ने ही दिया है। बातों ही बातों में योंगरो सोहो से पूछती है कि तुमने अब तक मुझे अपना नाम नहीं बताया है। 임수호. योंगरो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसके हाथ से मेडिसिन हैंकरचिफ पर गिर जाती है। अब योंगरो उस हैंकरचिफ को जैसी सिंक में धोने जाती है, सिंक की पाइप लीक करने लगती है और ये गंदा पानी लाइब्रेरी में गिरने लगता है। हेड स्टूडेंट जब इस बात को नोटिस करती है तो वो वार्डन के पास इस बात की कंप्लेन करने जाती है। वार्डन वॉचमैन को इस बारे में बताती है और वो तीनों मिलकर 4th फ्लोर पर जाते हैं। इन तीनों की ये सारी बातें रिसेप्शनिस्ट भी सुन लेती है और वो भी इनका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ सोहो योंगरो की मदद से पूरी यूनिवर्सिटी का मैप बनवा रहा था ताकि उसे बाहर निकलने में आसानी हो। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। वॉचमैन भी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल कर सोहो और योंगरो को इस बात का इशारा कर देता है कि कमरे में कोई आने वाला है।
वॉचमैन जैसे ही 4th फ्लोर का दरवाजा खोलता है, एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एक्स्ट्रा सीन्स में हम देखते हैं कि सोहो और उसके साथी आपस में मिलकर ये बात कर रहे थे कि अपना मिशन खत्म करने के बाद वो सबसे पहले क्या करेंगे। तो जवाब में सोहो कहता है कि वो सबसे पहले अपने होम टाउन जाएगा और वहाँ पर अपनी छोटी बहन के बच्चे को पहली बार अपनी गोद में उठाना चाहता है।